Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. They helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello everyone. This is Devangi Meena. I have secured All India rank 236 in UPSC Civil Services Examination 2025. I would firstly like to thank DKT for providing me a platform as neutral as this, wherein I can share my strategy in detail and also reach out to as many aspirants as I can. Firstly, I would like to give a brief background about myself. मैं बेसिकली गुना मध्य प्रदेश से हूँ और मेरी सारी परवरिश भी गुना में ही हुई है। वहीं पर DPS NFL विजयपुर से मैंने अपना सारा स्कूलिंग किया। 12th तक मेरा जो स्ट्रीम था वो साइंस था, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने स्ट्रीम चेंज किया अपना, जहाँ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी किया एज पार्ट ऑफ माई ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स भी किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, अगेन पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आई वॉज ऑल्सो एबल टू क्वालिफाई नेट एंड JRF। If you talk about the civil services examination, ये मेरा 5वां प्रयास था। So it is a journey of 5 prelims, 2 mains, 2 interviews and 2 services. Last year also I was allocated to Indian Civil Account Service. So in total I have written 2 mains और दोनों ही attempt में I was able to find my name in the होली PDF that we call as। उसका एक मेजर रीज़न था मेरा GS का स्कोर। इन GS I was able to secure decent score in both my attempts। लास्ट ईयर 2024 वाले अटेम्प्ट में मेरा GS टोटल 441 था और इस साल भी my GS total is 419 which is again decent for this year standards। अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ पेपर वाइज तो लास्ट ईयर पेपर 1 में I had a score of 108, पेपर 2 में 114, पेपर 3 में 86 और पेपर 4 में जो एथिक्स वाला पेपर होता है उसमें मेरा 133 स्कोर था। इस साल पेपर 1 में आई हैव 111 स्कोर, पेपर 2 में 107, पेपर 3 में 81 एंड पेपर 4 में 120। सो अगर आप देखें तो पेपर 1 और पेपर 4 स्पेसिफिकली आई वॉज एबल टू स्कोर decently well. So I would like to discuss my strategy about GS mains in detail in this video. अगर हम सबसे पहले मैं सोर्सेस की बात करूँगी तो अगर हम पेपर वाइज जाएं तो जो पहला पेपर होता है दैट इज़ पेपर 1 जिसमें होते हैं सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, इंडियन हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एडिशनल होते हैं इफ़ वी कंपेयर विथ प्रीलिम्स। उसके अलावा वी आल्सो हैव इंडियन सोसाइटी। तो जो मेरे सोर्सेज थे इसके लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए मोर और लेस दे वर सिमिलर टू प्रीलिम्स ओनली। तो इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए आई रेफर टू NCERTs, जो ओल्ड NCERTs हैं उसको मैंने रेफ़र किया था एज माय बेस नोट्स। उसके अलावा मैंने वाजीराम से फाउंडेशन कोर्स किया था तो वहाँ का क्लासेस के नोट्स थे वो भी मैंने रेफ़र किए थे फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रम मैंने बहुत सिलेक्टिवली किया था, जो भी टॉपिक्स में नहीं है आई जस्ट क्विकली वेंट थ्रू दैट एंड एडेड ऑल द एक्स्ट्रा कंटेंट इन माय बेस नोट्स इटसेल्फ। तो मैं वहीं से रिवाइज करती थी, स्पेक्ट्रम को मैंने बार बार रेफ़र नहीं किया था। आर्ट एंड कल्चर वॉज वन एरिया वेयर आई स्पेसिफिकली फोकस्ड अपॉन बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत ही हाईली रिवॉर्डिंग टॉपिक है। इससे आपके मेंस के आंसर थोड़ा सा एनरिच्ड होते हैं, इवन इफ इट इज़ फ्रॉम जनरल हिस्ट्री, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट आर्ट एंड कल्चर। और इन जनरल भी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते ही हैं आर्ट एंड कल्चर से। और प्रीलिम्स में तो आई थिंक इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ ही रहे हैं।
वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने विजन का जो मटेरियल होता है, जो मार्केट में भी अवेलेबल होता है, वही रेफ़र किया था। और इन टॉपिक्स में मेरा आइडिया यही होता था क्योंकि इनसे बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, स्पेसिफिकली वर्ल्ड हिस्ट्री। कभी कभी ऐसे होता है कि 2 क्वेश्चंस आ गया, मोस्टली देयर इज़ 1 क्वेश्चन, और कभी कुछ साल ऐसे भी होते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो उस हिसाब से ही इनपुट आउटपुट रेशियो को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये टॉपिक्स प्रिपेयर किया था। मेरा आइडिया बस इतना ही था कि जो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया या टॉपिक्स लाइक दीज, रशियन रेवोल्यूशन, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, जो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, वो मैं अच्छे से करूं, ताकि कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है विच एवरीबडी इज़ गोइंग टू राइट, मैं उस पर मिस आउट ना करूं। और अगर कुछ बहुत रैंडम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया है तो आई विल नॉट गेट बॉदर्ड मच। और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का ये भी फ़ायदा है कि आप वो एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं ऐसे में, एथिक्स में। तो एक अच्छी रीडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री का आई थिंक दैट वुड बी वर्थ इट। सो मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल भी था और मेरा बैकग्राउंड भी है, तो दैट वाज नॉट अ ट्रबल पॉइंट फॉर मी। और इसका जो कंटेंट था वो भी मैंने ऑप्शनल और जीएस के लिए जनरल ही प्रिपेयर किया था। और इसका सोर्सेज मेजरली एनसीईआरटीज़ था और थोड़ा सा जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, जो जीएस और ऑप्शनल के ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, तो उस कंटेंट को ही मैं ऐसे यूज़ करती थी कि अगर जीएस में क्वेश्चन आया सेम टॉपिक से तो मैं इस तरीके का कंटेंट लिखूंगी, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट अपने माइंड में ही कर लेती थी। बट द कंटेंट इन जनरल वाज सेम फॉर ऑप्शनल एंड फॉर जीएस बोथ। और थोड़े से मेरे आंसर्स एनरिच्ड भी होते थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज्योग्राफी वाले पार्ट में। मूविंग ऑन टू इंडियन सोसाइटी, जो मेरे बेस नोट्स थे, मैंने विजन आईएएस से भी एक बार फाउंडेशन कोर्स किया था। उसकी क्लासेस ऑल्दो मैंने बहुत सिलेक्टिवली किया था बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड रेलिवेंट for me because I did it after my 3 prelims, 2023 वाले prelims के बाद मैंने ये ज्वाइन किया था, सॉरी 2022 prelims के बाद मैंने ये ज्वाइन किया था। तो तब तक मेरा काफ़ी हद तक सिलेबस हो चुका था, लेकिन कुछ क्लासेस जो मुझे मेरे लिए रेलिवेंट लगी वो मैंने की थी। जैसे वन ऑफ देम वाज स्मृति शाह मैम्स नोट्स फॉर इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी मैंने सोशल जस्टिस जो टॉपिक है पेपर 2 में, उसके साथ क्लब करके पढ़ा था। तो दैट वाज माय बेस नोट्स फॉर इंडियन सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सोसाइटी की करंट अफेयर्स मैगजीन आती है ड्यूरिंग द गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, मैंने वो भी बहुत क्विकली गो थ्रू किया था कि कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ जो मुझसे मिस आउट हो गई हैं, या कुछ करंट अफेयर्स एग्जांपल्स जो मैं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकती हूँ, या कुछ अच्छे फ्रेजेस हैं जो मुझे न्यूज़पेपर से मिल रहे हैं। सो दैट आई यूज़ टू ऐड टू माई नोट्स इटसेल्फ, और वो मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स था। और उसके अलावा मैं फिर कुछ नहीं रिवाइज करती थी फॉर सोसाइटी। इफ़ नाउ वी मूव ऑन टू जीएस पेपर 2, तो उसमें सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस दैट आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो पॉलिटी में जो मेरे बेसिक नोट्स हैं वो लक्ष्मीकांत ही है, और उसी पे थोड़ा सा मैं वैल्यू ऐड करती थी, which is same for prelims also. Governance के लिए जो मैंने नोट्स रेफर किए थे वो विजन आईएएस के क्लास नोट्स थे, और जो विजन आईएएस का बुकलेट है वो भी सिमिलर ही होता है, तो यू कैन रेफर टू एनी ऑफ दीज। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो मेरे मेजर सोर्स था वो करंट अफेयर्स बुकलेट से था। उसका थोड़ा सा, अगर जैसे मुझे हिस्ट्री जानना है किसी पर्टिकुलर कंट्री का या कैसे रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, तो आई वुड रेफर टू सम यूट्यूब वीडियोस टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। और काफ़ी बार कोई रीजन हाईलाइटेड है, कुछ इशू आईआर से रिलेटेड हाईलाइटेड है न्यूज़ में, तो वो न्यूज़पेपर्स में बार बार अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में दिया होता है, तो आपको अच्छे से उसका बैकग्राउंड भी पता चल जाता है। तो मुझे इतना यूटिलिटी लगा नहीं था कि अलग से मैं कुछ मटेरियल या कंटेंट पढूं। जो भी बेसिक कंटेंट मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर्स से ही, वही मैंने रेफ़र किया था फॉर मेंस। उसको ही मैं थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट वगैरह करने का ट्राई करती थी। और फिर GS3 की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं दे आर इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इश्यूज़। तो ये जो पेपर है दिस इज़ वेरी डाइवर्स पेपर, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है। और दीज डेज़ बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, मेरा भी बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है। somehow I'm able to manage 80, although I used to feel कि GS3 is one of the best written papers in my
मेंस, बट समहाउ उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है। GS3 में जो इंडियन इकोनॉमी का मेरा सोर्स था वो वाजीराम के क्लास नोट्स और विजन के क्लास नोट्स थे। मेंस फोकस से विजन के क्लास नोट्स ज़्यादा मैंने रेफ़र किए थे, विच वर बाय पीयूष गंभीर सर। इन्वायरमेंट के जो मेरे नोट्स थे वो शंकर IAS को मैंने प्रीलिम्स के लिए रेफ़र किया था। उसके अलावा थोड़ा सा करंट अफेयर्स बुकलेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता था वो मैं फ़िल्टर आउट करती थी। और इसके अलावा राजेश गोविंद राज सर की कुछ क्लासेस थी, विजन IAS के फाउंडेशन कोर्स का ही पार्ट था वो, तो उसी से मैंने अपना इन्वायरमेंट प्रिपेयर किया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने अलग से नहीं प्रिपेयर किया था। आई पिक्ड अप जो भी डिज़ास्टर्स न्यूज़ में है या ऑल अदर डिज़ास्टर्स दैट आर देयर, उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया, अभी रिसेंट एग्जांपल्स वगैरह इस टाइप से 1 और 2 पेजर नोट्स ओवरऑल सारे डिज़ास्टर्स के मिला के मैंने बनाए थे। दोज यूज्ड टू बी वेरी एनरिच्ड नोट्स, मतलब बहुत ही डेटा कंटेंट, उस डेटा एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ होता है, तो बहुत कंटेंट डेंस नोट्स वो थे और उतना ही मैंने बार बार रिवाइज़ किया था एंड उसी से आई कुड एक्सट्रैक्ट आंसर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक्स। क्योंकि जो बेसिक आइडिया होता है जैसे डिज़ास्टर को कैसे हमें अप्रोच करना है, वो ऑलमोस्ट सारे डिज़ास्टर्स में सेम होता है, तो उसको मतलब हर डिज़ास्टर के लिए जो ओवरलैपिंग चीज़ें हैं वो सिमिलर रहेंगी, तो उसको आपको बार बार लिखने की प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखाना है कि कैसे आप सेम कंटेंट अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ला सकते हैं हर डिज़ास्टर के लिए। सो दिस वाज माय अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस एंड टेक मैंने आई वाज कम्प्लीटली रिलाइड ऑन करंट अफेयर्स, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आई वाज वेरी वेल वर्स्ड विद, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी रहा है 12th में और मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन भी था टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसमें आई वाज प्रिटी कंफर्टेबल। उसके अलावा जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स होते थे न्यूज़ में, दैट आई used to prepare very well. If I talk about security issues, तो security issues there is a book by अशोक कुमार सर, तो ये मैंने अपने पहले के अटेम्प्ट्स में पढ़ा था थोड़ा सा, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं हुआ था। बट जो 2024 वाला अटेम्प्ट है और 2025 वाला जो मेरा अटेम्प्ट है, उसमें मैंने दिपिन सर की करंट अफेयर्स क्लासेस ली थी, तो ही हैड कवर्ड सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स वेरी वेल, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगा था कि कुछ मुझे अलग से ऐड ऑन करने का ज़रूरत है। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर से एक्स्ट्रा मुझे मिला तो मैंने ऐड ऑन उसी में किया होगा, बट दे वर माई गो टू नोट्स। एंड if we talk about GS paper 4, which is ethics, integrity and aptitude, this is one paper where you can actually score well, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट पे पूरा पेपर है। इसमें भी 3 एस्पेक्ट्स हैं, थोड़ा सा फिलॉसफी वाला एस्पेक्ट होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट होता है और थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला एस्पेक्ट। तो इसके मेरे 3 डिफरेंट टीचर्स के नोट्स थे। आई वॉज अ फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट एट वाजीराम, तो वहाँ पे जो भी क्लासरूम नोट्स थे वही मेरे बेस नोट्स थे। दे वर वेरी गुड नोट्स एंड आई वाज कम्प्लीटली रिलाइड ऑन दैट। इसके अलावा GS4 में मैंने थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मटेरियल और किया था, दैट आई विल डिस्कस अबाउट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। इन सोर्सेज के अलावा जो मैंने थोड़े और सोर्सेज रेफ़र किए हैं फॉर मेंस वर पहला दिपिन सर के करंट अफेयर्स के क्लासेस, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है वो मैंने दोनों ही अटेम्प्ट में लिया था एंड आई फाउंड देम वेरी यूज़फुल फॉर मी। उसके वजह से मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा एनरिच हुआ था और मेरा रिविजन भी बहुत बेटर हो पाया था, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट करंट अफेयर्स क्लासेस, वो टॉपिक्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, जो भी टॉपिक कवर करते हैं, तो इन अ वे टॉपिक ही कवर हो रहा होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट करंट अफेयर्स। और कुछ टॉपिक्स जैसे सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक्स, सिक्योरिटी इश्यूज, डिज़ास्टर एंड ऑल ऑफ दैट, IR पर्टिकुलरली, IR पे आई वॉज वेरी मच रिलाइड ऑन हिम फॉर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने उनकी ही क्लासेस से किया था। उसका मुझे दैट्स वन थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प मी अ लॉट टू इंक्रीज माई स्कोर इन GS। इसके अलावा शून्य IAS का मैंने डेटा वाला जो फैक्ट शीट्स होते हैं, जो उनका बुकलेट होता है, वो मैंने यूज़ किया था, बिकॉज़ आपको सारा रेलिवेंट डेटा वहाँ पे एक जगह पे मिल जाता है। और इसके अलावा जो मैंने किया था दैट वाज वेरी गुड यूज़ ऑफ गूगल एंड ChatGPT। तो जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी के काफ़ी बार टॉपिक्स होते हैं, हमें लक्ष्मीकांत से बहुत फैक्चुअल कंटेंट मिलता है, थोड़ा एनालिसिस बेस्ड हमें गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा। तो जो भी मेजर हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं या बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आना ही हैं,
तो उस टाइप का जो कंटेंट है, जो भी जहाँ पे मुझे लगता था कि थोड़ा सा गैप है, मुझे वैल्यू एडिशन करने का ज़रूरत है, तो आई वुड जस्ट गूगल सर्च एंड यूज़ ChatGPT फॉर दैट। उसमें मैं वैसे टाइप के प्रॉम्प्ट्स देती थी कि बहुत रेलेवेंट डेटा मिल जाए, मुझे एग्जांपल्स चाहिए, केस स्टडीज़ चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए, रीसेंट एग्जांपल्स क्या हैं इस उसे, और मैं थोड़ा सा उसे क्रॉस वेरीफाई भी कर लेती थी कि कुछ गलत मैं नहीं कोट कर रही हूँ। और जो भी क्लासेस नोट्स मैंने मेंशन की हैं उसमें मैंने कंटेंट वैसे ही यूज़ किया है जो मेरे लिए रेलेवेंट है। अगर मुझे लगता था कि कुछ मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है या मेरे आंसर राइटिंग स्टाइल से मैच नहीं कर रहा है, तो आई वुड कम्प्लीटली इग्नोर इट। और इसके अलावा सोर्सेज के अलावा व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक इन मेंस इज़ कि आपको आंसर राइटिंग का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स you need to write. इसके लिए what has helped me is in all the attempts wherein I was not clearing prelims, I used to refer a lot of topic copies. मुझे पता भी नहीं है कि मैंने कितने topic copies actually read किए हैं, refer किए हैं। तो by the time I had to write my first answer, I had a good idea कि एक अच्छा आंसर कैसा होता है, कैसे intro लिखते हैं, कैसे आंसर को फिर build on करते हैं आगे और कैसे कंक्लूड करते हैं। तो I had a fair idea of writing a decent answer. So my first answer was not perhaps the worst answer. When I got मैंने अपना जब पहले इनिशियल आंसर्स लिखे थे तो मैंने चेक भी कराए थे किसी फैकल्टी से, तो आई गॉट डिसेंट रिव्यूज़। और उस वही एक रीज़न था कि आफ्टर जब भी मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मैं GS मेंस में अच्छा स्कोर कर पाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखे हैं। सो इफ़ यू आर अ बिगनर आई वुड से कि एक I always emphasize on this thing कि a pre-preparation before the actual preparation is very important. जब भी आप डिसाइड करें कि आपको एक एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम में बैठना है तो वो रैंडम डिसीजन नहीं होना चाहिए। एक प्री प्रेपरेशन वाला फेज़ हमेशा होना चाहिए जहाँ पे आपको एग्ज़ाम के बारे में आप अच्छे से आइडिया लगा पाएँ कि ये एग्ज़ाम की डिमांड्स क्या हैं, आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं। बिकॉज इस एग्ज़ाम में द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ टू नो द डिमांड्स, नो वेयर यू स्टैंड विज़ द एग्ज़ाम एंड ब्रिज दैट गैप। तो उस पार्ट में जो ये टॉपर कॉपीज़ वाला पार्ट है कि कैसे लिखते हैं, कैसे थोड़ा सा आप ये प्री प्रिपरेशन वाले पार्ट में भी कर सकते हैं। और फिर जैसे आप प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गोइंग टू राइट द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो जैसे जैसे आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स कवर करते जा रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि PYQs हमेशा यू शुड ऑलवेज गो बैक टू PYQs। और साथ ही साथ जो भी आपने टॉपिक कवर किया है उसका उस सब्जेक्ट का आप टॉप कॉपीज़ निकालिए। उस जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ा है उस सब्जेक्ट का, एक आध टॉपिक का भी आपने पढ़ा है तो उसका थोड़ा बहुत आंसर देख लीजिए, और ये प्रोसेस साथ ही साथ चलता रहना चाहिए। And another important thing here in mains is the syllabus is very descriptive. You literally don't have to go outside that. बहुत अच्छे से describe किया हुआ है मेन सिलेबस, विच इज़ नॉट द केस इन प्रीलिम्स। तो हर एक टॉपिक जो मेंशन्ड है मेन सिलेबस में, उसमें आपके पास कुछ 1 पेजर नोट्स तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके बेस नोट्स में कुछ नहीं है, आपके जो सोर्सेज आप रेफर कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, तो आप जो टॉपिक्स रह गए हैं उस पर अच्छे से थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने PYQs एनालिसिस अच्छे से किया है और सिलेबस से आप अच्छे से गो थ्रू हुए हैं, तो आपको समझ आएगा कि कुछ टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ ट्रेंड दैट इज़ देयर। फॉर इंस्टेंस मुझे ये समझ आया था कि गवर्नेंस वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें सिटीजन्स चार्टर जैसा एक टॉपिक है, तो उसका क्वेश्चन एक साल आता है, एक साल नहीं आता है। SHG से क्वेश्चन हमेशा रहता है। लास्ट ईयर जुडिशरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आई वॉज वेरी श्योर कि जुडिशरी से क्वेश्चन आना ही है, एंड देयर वर आई थिंक 2 क्वेश्चंस ऑन जुडिशरी लास्ट ईयर। जोग्राफी से किन एरियाज से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, जैसे आजकल जो ट्रेंड है वो जोग्राफी और इन्वायरमेंट डिज़ास्टर थोड़ा सा लिंक्ड टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं पेपर 1 में भी, जो एक्चुअली GS 3 में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो GS 3 और GS 1 का जो जोग्राफी, इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, और प्रीलिम्स का मैपिंग, ये सब आप क्लब करके पढ़ सकते हैं। इससे आपके आंसर्स बहुत इंटरेस्ट होंगे, बेटर होंगे, आपका एफर्ट कम लगेगा और आपका टाइम भी सेव होगा। सिमिलरली पास्ट ईयर ट्रेंड से आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से अकेले से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट कैन फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स अगर आप इसमें अच्छा
कंटेंट प्रिपेयर करें तो उसमें डेटा, एग्जाम्पल्स, कमिटीज़ एक्सेट्रा सब लिखने का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, तो वो टॉपिक्स आप बेटर प्रिपेयर करें। सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा। और इस रीसेंट ट्रेंड ये भी है कि कुछ न्यूज़ में जो चल रहा है, जैसे कोविड के टाइम पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आए थे, तो इस टाइप के जो रीसेंट ट्रेंड में है उस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपने आप को वैसे उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली सिक्योरिटी जो टॉपिक है वो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत रिवॉर्डिंग टॉपिक है, तो उसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं और आपको उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यू कैन फेच मोर मार्क्स कंपेयर टू अदर टॉपिक्स in that paper. तो I used to do those well, क्योंकि जो प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स में पढ़ ही लेते हैं, तो मैं जो मेंस और प्रीलिम्स में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ जो प्रीलिम्स में ऑलरेडी कवर्ड है मैं उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी, उसमें मैं बस वैल्यू एडिशन पे फोकस करूँगी और अपने कंटेंट को कंसोलिडेट करने पे फोकस करूँगी। फॉर इंस्टेंस जैसे पॉलिटी का टॉपिक है एक, जुडिशरी, और लास्ट ईयर इट वॉज हाईली प्रोबेबल टॉपिक, तो मैंने एक शीट पर जुडिशरी मतलब लेस देन 1/4 ऑफ दैट शीट पे पूरा जुडिशरी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक जगह लिख लिया कि अगर जुडिशरी से कुछ क्वेश्चन आता है तो आई वुड मेंशन हुसैन आरा खातून का केस, और आई वुड मेंशन आर्टिकल 39A और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड डेटा क्या है। तो बाकी सारी चीज़ें भी बहुत मैं ऐसे एक्रोनिम्स बना कर भी वो जो नोट्स होते थे उसमें लिखती थी, सो दैट आई कैन रिवाइज दोज शीट्स। तो इस तरीके से मैं जो प्रीलिम से ओवरलैपिंग वाला टॉपिक्स था उन पे थोड़ा सा कम टाइम देकर उसमें वैल्यू एडिशन पे ज़्यादा फोकस करके अपना टाइम सेव करके कवर करती थी। जो बाकी टॉपिक्स हैं जैसे सोसाइटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर हो गया, ये सब बहुत ही रिवॉर्डिंग टॉपिक्स हैं, तो इन सबको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती थी, सो दैट आई हैव डिसेंट आंसर, आई हैव अ गुड आंसर एज़ कम्पेयर टू somebody else sitting next to me। तो मैं इनसे ज़्यादा मार्क्स फेच करने का कोशिश करती थी। फॉर इंस्टेंस जैसे एक ट्रेंड ये भी है कि डायस्पोरा का क्वेश्चन जनरली ऐसा ट्रेंड है IR में कि 1 साल आता है 1 साल नहीं आता है। कुछ जो मेजर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, बॉडी टाइप से भी एक क्वेश्चन आता है, कुछ रिलेशंस जो बहुत हाईलाइटेड है न्यूज़ में वो आएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी में लास्ट ईयर ट्रेंड से समझ आया था कि नक्सलिज्म, टेररिज्म, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबल है, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। सिमिलरली क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था GS1 में या GS2 में या GS3 में। सो इस टाइप से आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कि क्या आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड मेंस में स्पेशली यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ट्रेंड देखकर PYQs का और करंट वाला ट्रेंड कि अभी न्यूज़ में क्या बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है वो आप फोकस कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी को अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मेरा फोकस रहता था वो ये रहता था कि मेरे नोट्स वैसे ही हों जैसे मुझे आंसर लिखना है। तो वंस आई गेट अ हैंग ऑफ कि हाउ टू राइट अ डिसेंट आंसर, मेरे जो नोट्स होंगे, मेरी जो प्रिपरेशन होगी वो भी अलाइंड वैसे ही होगी जैसे मुझे आंसर्स लिखना है। तो मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए, किस टाइप के कोट्स चाहिए, किस टाइप के एग्जाम्पल्स चाहिए, ये सब मैं उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती थी जैसा मेरे आंसर्स होंगे। और मेंस में स्पेसिफिकली इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट योर नोट्स into good answers then it's futile। आप कितने भी अच्छे नोट्स प्रिपेयर करें तो अपना कंटेंट भी वैसा ही प्रिपेयर करें जिसकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा हो। मैं हमेशा वैसा डेटा, वैसा एग्जांपल्स कलेक्ट करने का कोशिश करती थी जो मल्टीपल जगह पर यूज़ हो पाए। और मेंस में स्पेसिफिकली जो दूसरा एस्पेक्ट है टू स्कोर मोर मार्क्स बाय पुटिंग इन लेस एफर्ट्स, वो यही है कि आप आंसर्स कैसे लिख रहे हैं, आप कम कंटेंट यूज़ करके उसको कैसे मिक्स एंड मैच करके मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं कोई भी चीज़ पढ़ रही हूँ तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि वो अच्छे से जहाँ पे रेलिवेंट हो वहाँ पे यूज़ हो पाए, और कम पढ़िए बट रेलिवेंट पढ़िए और ऐसा कंटेंट पढ़िए जिसकी यूज़ वैल्यू हमेशा ज़्यादा हो। सिमिलरली एक जो मेरा चीट कोड स्ट्रैटेजी मीन्स में था वो था थ्रू टेस्ट सीरीज़। तो मैंने फोरम IAS का MGP ज्वाइन किया था। उसमें मैंने मेंस में बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखे हैं। आई हैव रिटन 8 टेस्ट्स इन टोटल एंड विजन IAS का अभ्यास मैंने लिखा था। तो अराउंड 12 टेस्ट हो गया, उसमें से कुछ टेस्ट आई थिंक आई हैव स्किप्ड अपार्ट फ्रॉम एथिक्स। तो उसका अगर
मैं अपना टेस्ट तो एनालाइज कर ही रही हूँ लिखने के बाद कि मैंने क्या गलती किया है। उसके अलावा अगर मुझे उनके जो सोल्यूशंस हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहा है, तो आई हैड शीट्स दैट आई वाज प्रिपेयरिंग, तो उसमें आई यूज्ड टू कीप ऑन एडिंग वैल्यू एडिशन कंटेंट। दूसरा चीज़ जो मैं करती थी, कुछ टॉपिक्स हैं जो हर टेस्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो आई वुड प्रिपेयर देम वेल फ्रॉम देयर इटसेल्फ। और अगर मुझे कुछ वहाँ पे कमी लग रहा है तो मैं गूगल से सर्च करके या चैट जीपीटी से करके उस को वैल्यू ऐड कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से कम टाइम में कम एफर्ट्स डाल के थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट प्रिपेयर किया था। और जो दूसरी चीज़ की थी वो ये था, थोड़ा सा आंसर राइटिंग स्टाइल। हम जनरली ऐसा करते हैं कि थोड़े से रिजिड स्ट्रक्चर्स या फ्रेमवर्क्स में अपने आंसर्स को फिट करने का कोशिश करते हैं। एक इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ही, बट कुछ कॉजेज़ क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, इस टाइप का चीज़ जनरली हमें सारे आंसर्स में दिखता है। बट मेरा आइडिया ये रहता था कि जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो मीट होना चाहिए, और जो क्वेश्चन का फ्लो है वो भी आंसर का फ्लो है वो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से आना चाहिए। हर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उस अकॉर्डिंग ही आपका आंसर भी एक फ्लो में आना चाहिए। तो जो क्वेश्चन के सब पार्ट्स बनते हैं तो वो मेरा कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता था क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही। जैसे फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन उनने मेंशन किया था। आई डोंट प्रिसाइजली रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू प्रिसाइजली रिकॉल द क्वेश्चन, बट इट वाज समवेयर ऑन द लाइन्स कि इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया रिक्वायर्स certain reforms including simultaneous elections. So people actually started that question with a Kovind committee and all, and they focused on writing about simultaneous elections without realizing कि ये question सिर्फ simultaneous elections पे नहीं है, overall electoral reforms पे है। थोड़ा सा आपको electoral reforms के बारे में लिखना है। Of course you have to mention a lot more on simultaneous election as compared to other reforms, but जो वो 10 मार्क का क्वेश्चन था तो मैंने 1 पेज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ही लिखा था। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का डिमांड है वो ज़रूर मीट होना चाहिए। सेकंड जो मेरा अप्रोच रहता था वाइल राइटिंग एन आंसर वाज दैट कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटर, कुछ ऐसी चीज़ अपने आंसर में लिखूं जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकें, क्योंकि जो जनरल कंटेंट होता है वो हम सबका सेम होता है और इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट प्रिपेयर करें। तो माय आइडिया वाज कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आंसर में एक बेसिक फ्लो होना चाहिए, और थोड़ा सा मेरा एफर्ट ये रहता था कि कुछ एक ऐसी चीज़ हो जो थोड़ा सा शायद थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सके, चाहे वो एक शायद बेटर इंट्रोडक्शन हो, बेटर कंक्लूजन हो, या फिर कोई छोटा सा बेटर डायग्राम हो। फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो मैंने एक टेम्पल का डायग्राम बनाया था जिसमें शो किया था कि कैसे गर्भगृह कहाँ है, मंडप कहाँ है, नंदी कहाँ पर है, फिर गोपुरम कहाँ पे। तो वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को थोड़ा सा मैंने बहुत ही रफ डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर दिया था, तो दैट मस्ट हैव गिवन मी सम एक्स्ट्रा पॉइंट। उसके अलावा आई यूज़ टू मेक श्योर कि जो थोड़ा सा चीज़ें मिस हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन है तो उसमें जनरली वी फॉरगेट टू मेंशन पॉटरी या कॉइन्स, तो मैं वो भी ऐड ऑन करूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने जो भी मैप्स वगैरह कुछ पढ़े हैं प्रीलिम्स के लिए, कोई लोकेशन पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर पाऊँ। हिस्ट्री में आई यूज़ टू ट्राई मैप्स एज मच एज आई कैन, दैट आई फेल्ट इज़ रिवॉर्डिंग। हिस्ट्री में भी आई हैव मेड diagrams, so that I felt was again rewarding. और I always used to make effort in conclusions. मुझे ऐसा लगता था कि conclusion ऐसा point है जहाँ पे आपको marks award होने वाले हैं, और आपने थोड़ा भी better conclusion लिखा है rather than summing up what you've written, थोड़ा सा effort डाला है conclusion में, तो that can actually pay you off. तो conclusions can be of different types. आप जैसे history के questions हैं तो उसमें आप follow on event क्या है, what it led to, वैसे टाइप का conclusion लिख सकते हैं। आप कुछ SDG mention कर सकते हैं, कुछ scheme mention कर सकते हैं, कुछ current relevance mention कर सकते हैं। So this can actually add value to your answers. Similarly थोड़ा सा different phrases मैं यूज़ करने का कोशिश कर सकती थी। For example न्यूज़पेपर में मुझे एक बार एक लाइन मिली थी कि ई-नाम, that is a scheme in agriculture, ई-नाम can be true इनाम for farmers. So अगर कुछ वैसा मार्केटिंग वगैरह पे क्वेश्चन है तो मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो मैं वो लाइन कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली मुझे एक
किसी तो ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट मिला था जिसमें जो न्यूज़पेपर में ही मेंशन था, मैंने ये कीडम न्यूज़पेपर से ही लिखा था कि फूड सिक्योरिटी में मल्टीपल ब्रेड बास्केट फेलियर का इशू हो सकता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये एक टर्म है जो मैं मेंशन कर सकती हूँ, जो थोड़ा सा सेम चीज़ बोलेंगे फूड सिक्योरिटी वाला इशूज़ में, बट थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेज करके अगर हम लिखते हैं तो दैट गिव्स अ बेटर इम्प्रेशन। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में कंक्लूड करने के लिए मतलब बहुत कुछ अच्छा आइडिया नहीं है और उस वैसा टाइप का अगर क्वेश्चन है जिसमें मुझे लिखना है कि कलेक्टिव एफर्ट्स इज अ सॉल्यूशन, तो मैं शायद ऐसे लिख दूंगी कि वी शुड गो अहेड विद दिस परहैप्स इन द स्पिरिट we should go ahead in the lines of collective effort in the spirit of Jan Bhagidari and Jan Andolan. So I have written the same thing कि हमें collectively काम करना है, but एक better phrase use कर दिया तो that can provide a better sense टू माई आंसर, थोड़ा सा डिफरेंट। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब आपको बहुत, माई आइडिया इसकी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, आपका जो बेस नोट्स हैं जो सब पढ़ते हैं वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें ही कहीं से आपको कुछ बेटर फ्रेज मिल गया, कुछ बेटर डेटा मिल गया, तो दैट एड्स वैल्यू टू योर आंसर एंड द वे यू आर एबल टू यूज वट एवर यू हैव रेड और रिवाइज्ड इन अ बेटर फॉर्मेट in answers. So I never used to hesitate using content of one paper in other. That always used to be my idea. और मैं हमेशा कुछ कोशिश करती थी कुछ एक डायग्राम हो, जैसे फॉर इंस्टेंस लास्ट ईयर के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन उड़ान स्कीम, तो मैंने अपने ऑप्शनल में प्रिपेयर किया था हब एंड स्पोक मॉडल मैप पर रिप्रेजेंट करने का, दैट आई प्रिपेयर फॉर ऑप्शन। तो दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड डायग्राम जहाँ पे दिल्ली अगर एक हब है तो क्या क्या स्पोक्स हो सकते हैं, बठिंडा, देहरादून, पठानकोट, शिमला, नीचे कुछ एरियाज से लिंक हो सकता है, ग्वालियर, वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुवाहाटी एक हब हो सकता है और दीमापुर और भी रीजन्स अलग अलग स्पोक्स का पार्ट बन सकते हैं। तो उतना डिटेल में मैंने नहीं बनाया, बट ये उड़ान स्कीम में मैंने ये डायग्राम बनाया जो शायद बहुत लोगों ने नहीं बनाया होगा, एंड कुछ नहीं था, ये बहुत जनरल सा ही आइडिया था जो हम ऐसे एग्जाम्पल में लिख देते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट आई हैड शोन इट एज अ हब एंड स्पोक मॉडल ऑन मैप। तो इस टाइप से मेरा जो आंसर राइटिंग स्किल था मैंने फोकस किया था, तो सो दैट आई कैन गेट better marks in that. Now if we specifically move on to GS paper 4 which is ethics. So ethics में एक बेसिक कंटेंट आपका प्रिपेयर हो गया। उसका आइडिया मुझे कैसे लगा था कि पहले मैंने सिलेबस के कीवर्ड्स अच्छे से पढ़ा। सिलेबस का जो एथिक्स का सिलेबस है दैट इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब है, क्या टर्म्स हैं क्या नहीं है, वहाँ से आपको कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं आंसर्स के लिए। फिर उसके बाद जो मेरे नोट्स थे, क्लास नोट्स, मैंने उसे मैच किया कि क्या क्या चीज़ें मेरे में कवर्ड हैं ऑलरेडी, और फिर उसके बाद मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप से पेपर आता है, तो थोड़ा मुझे एक ब्रॉड आइडिया लग गया कि सेक्शन ए होता है जिसमें 10 मार्कर्स होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस कोटेशंस वाले होते हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फैक्चुअल क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, एंड देन देयर इज पार्ट बी जिसमें केस स्टडीज़ होती हैं। तो केस स्टडीज़ क्योंकि ज़्यादा मार्क्स की होती हैं और मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन ऐसे था कि मैं केस स्टडीज़ थोड़ा बेटर लिख सकती हूँ, तो उस पर वो मैं पहले करती थी। तो इसी तरीके से पहले आपको एक अपने लिए सोर्स पिक करना है एथिक्स का, विच इज़ जनरली सेम फॉर ऑल द इंस्टीट्यूट्स, आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये देखना है एथिक्स में मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका कंटेंट कैसे एक अच्छे आंसर में ट्रांसलेट हो सकता है। दिस इन एथिक्स पर्टिकुलरली दिस थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये मुझे आइडिया लगा कि कैसे आंसर लिखना है। मैंने बहुत सारी टॉपर कॉपीज़ पढ़ा, मुझे उससे समझ आया कि एथिक्स का आंसर किस टाइप का होना चाहिए। आई ऑल्सो रियलाइज्ड जो मतलब नहीं भी मार्क्स स्कोर कर रहे थे उनका भी मैंने थोड़ा पढ़ा, जिनका एवरेज में मार्क्स आ रहा था, तो मुझे आइडिया लगे कि क्या नहीं करना है। उनके कॉपीज़ में जनरली मुझे ये समझ आया था कि देयर आंसर्स आर फिट इन अ रिजिड स्ट्रक्चर्स, जो मुझे नहीं करना है, तो दैट वाज वन थिंग आई डिड नॉट वांट टू डू। और कुछ ऐसे टॉपिक कॉपीज़ थे कि जिसमें बहुत ज़्यादा उन लोग के मार्क्स आए, बट दैट वाज नॉट अलाइनिंग विथ माई आंसर राइटिंग स्टाइल, तो आई इग्नोर्ड इट। सो आई पिक्ड अप दोज कॉपीज़ जो मेरे आंसर राइटिंग स्टाइल से नेचुरली अलाइन कर रहे थे, और उस पर फिर मैंने थोड़ा सा और वर्क किया। फॉर इंस्टेंस आई फाउंड आदित्य श्रीवास्तव सर्स एंड श्रुति शर्मा मैम्स कॉपीज़ वेरी गुड एंड दे ऑल्सो अलाइंड विथ माई आंसर राइटिंग स्टाइल। तो टॉपर कॉपीज़ से एथिक्स से किसी मैंने बहुत सारा कंटेंट भी एक्सट्रैक्ट किया, आंसर राइटिंग स्टाइल को भी समझा और खुद की स्टाइल को भी उसी के बेसिस पर डेवलप किया। प्लस
जैसे केस स्टडीज़ वाला एस्पेक्ट है, तो उसमें जनरली लोग स्टेक होल्डर्स वाला जो अप्रोच होता है, फिर मेरिट्स डीमेरिट्स, कैसे हम केस को सॉल्व करेंगे, वैसे वो करते हैं. बट माय आइडिया वाज कि किसी रिजिड फ्रेमवर्क में नहीं फिट करना है, तो जनरली सारी क्वेश्चंस में मैं स्टेक होल्डर्स नहीं लिखती थी. इंट्रोडक्शन भी जनरली लोग समराइज करते हैं केस को, बट मेरा आइडिया वो नहीं था. माय इंट्रोड्यूसिंग लाइन यूज्ड टू बी ऐसा कि जो क्रक्स ऑफ केस स्टडी है वो उसको एक तरीके से समझा पाए. फॉर इंस्टेंस अगर कुछ वोटर टर्नआउट वाला केस स्टडी है तो उसमें मैं डेटा भी यूज़ कर लूँगी कि दिस केस हाईलाइट्स द इशू ऑफ लो वोटर टर्नआउट्स विच इज़ this percent in this election. कुछ environment से related case study था, तो मैंने उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ब्यास रिवर एज अ लिविंग क्रीचर, वो वाला यूज़ करा था. environment से एक और कुछ केस स्टडी था जिसमें natural disasters वाला highlighted था, तो उसमें मैंने जो लास्ट ईयर धराली विलेज वाला इवेंट हुआ था वो भी यूज़ किया था. और इसके अलावा मेरा फोकस, अगर बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं तो आई यूज़ टू राइट स्टेक होल्डर्स, अदरवाइज आई वुड नॉट राइट. इसके अलावा जो केस स्टडी का क्वेश्चंस का फ्लो का फॉर्मेट है, मैं उसी फॉर्मेट में आंसर लिखती थी, सो दैट देयर इज़ अ नेचुरल फ्लो. जैसे डिमांड है वैसे ही आई यूज़ टू अप्रोच. अननेसेसरी चीज़ें आई वुड ट्राई टू अवॉइड वाइल राइटिंग in a case study. Case study में भी I used to write a lot of JS content. मैं diagrams भी बनाती थी. I had some diagram sheet that was there that I had prepared for ethics also. तो diagrams, data, examples लोग पार्ट 1 ऑफ एथिक्स पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट मैं केस स्टडी में भी यूज़ करती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ सोल्यूशन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ अपने केस स्टडी में और उसका उसी टाइप का एक एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर भी किया है, तो वो सोल्यूशन प्रिस्क्राइब करने के बाद मैं ब्रैकेट में लिख भी दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल दिस डन बाय मे बी दिस सिविल सर्वेंट. तो इस तरीके से केस स्टडी भी आपकी वैसे उसका आंसर जो है वो वैसा टाइप का होगा कि आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पा रहे हो और रिलेट कर पा रहे हो, और एग्जाम्पल आपका बहुत थ्योरेटिकल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पर भी है. प्लस जनरली अगर कुछ सोल्यूशन देना है तो मैं कोशिश करती थी कि लेवल्स पर दूं, कि शॉर्ट टर्म में हम ये करेंगे, लॉन्ग टर्म में हम वैसे करेंगे, और सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे करंट लिंकेज भी मैं देने का कोशिश करती थी. जनरली केस स्टडीज़ का जो कंक्लूजन होता था आई यूज्ड टू डू दैट विद अ कोट और सम इफ देयर इज सम स्कीम और एसडीजी रेलेवेंट टू दैट, तो मैं वो करती थी. कंक्लूजन जो मेरा एथिक्स पर्टिकुलरली में होता था, दे यूज्ड टू बी वेरी सिंपल कोट्स जो उस चीज़ के क्रक्स को बहुत ही प्रिसाइजली समझा पाए. इट्स बेसिकली हिटिंग द बुल्स आई. आई हैव सीन पीपल प्रिपेयरिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोट्स, तो मुझे लगता था कि unnecessarily कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है चीज़ें. तो माई आइडिया वॉज टू यूज़ एज सिंपल एंड रेलिवेंट कंटेंट एज आई कैन. इफ़ यू टॉक अबाउट पार्ट ए, तो उसमें कुछ कोट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें भी मेरा आइडिया यही रहता था कि कोई रिजिड फ्रेमवर्क ना हो. अगर मैं कोड को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ इंट्रो में तो मैं वो करूँगी. आई हैव सिमिलर कोड दैट एक्सप्लेन द क्रक्स ऑफ इट, तो मैं वो करूँगी. जनरली आई यूज टू अवॉइड दिस थिंग कि मैं कोड से ही कोड का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, क्योंकि वो रिडंडेंट थोड़ा सा हो जाता है. आपको कोड ही क्वेश्चन में दिया है और आप दूसरा कोड कर दो. उससे बेटर है कि इफ़ यू हैव सम रिसेंट एग्जाम्पल और सम डेटा और समथिंग दैट कैन वेरी प्रिसाइजली एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कोड एंड देन यू कैन बिल्ड अपॉन दैट. पार्ट ए में आई हैव यूज्ड डायग्राम्स. आई हैव अगेन यूज्ड एग्जाम्पल्स का भी जो मेरा कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया था वो डाइवर्स एग्जाम्पल्स थे. आई हैव नॉट जस्ट प्रिपेयर्ड सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स, मैंने रामायण, महाभारत, कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्वेश्चन इन सम टेस्ट सीरीज और इन द एक्चुअल एग्जाम, आई डोंट रिमेंबर, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इनएफिकेसी ऑफ जेंडर लॉज. तो मैंने लास्ट ईयर जो इंट्रोडक्शन उसका लिखा था वो आरजी कर हॉस्पिटल केस को यूज़ करके लिखा था कि ऑल्दो वी हैव लॉज लाइक पॉश एक्ट एक्सेट्रा, बट इंसिडेंट्स लाइक आरजी कर हॉस्पिटल केस एंड मी टू मूवमेंट डिस्क्राइब दे हाईलाइट द इनएफिकेसी ऑफ द लॉज. फिर उस पर मैंने आंसर बिल्ड किया था और उसमें मैंने कंक्लूड भी ऐसे किया था कि इफ़ the development in India is not engendered, it will perhaps be endangered. So this is a very simple quote, but it explains the question, the idea in a much better and a simpler manner. तो मेरा आइडिया यही होता था कि अच्छा इंट्रोडक्शन लिखो, अच्छा कंक्लूजन लिखो, बहुत सिंपल लिखो, रेलिवेंट लिखो, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसी पे कंटेंट बिल्ड ऑन हो.
दूसरा, एथिक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं, आपको समझ आ जाता है कि आपको इस पर फोकस करना है, बट देयर वुड बी सम एस्पेक्ट दैट वुड बी हिडन, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। तो कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को सब पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हो, दैट मैटर्स इन एथिक्स। और थोड़ा सा लैंग्वेज एथिक्स में मैटर करता है, थोड़ा सा कीवर्ड्स आपके बेटर हो सकते हैं जो आपको सिलेबस पॉइंटर से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल स्लिपरी स्लोप और इस टाइप के क्वेश्चन या फ्रेजेस, डिलैंड स्फीयर थ्योरी, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, आप मतलब आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरह उसे यूज़ ना करें, जो भी आप सोल्यूशन सजेस्ट करें तो उसमें आप आगे लिख सकते हैं ऑन लाइन्स ऑफ दिस, तो आपका थोड़ा सा आंसर्स एनरिच लगेगा और बेटर लगेगा। एंड डोंट हेजिटेट कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने में। जैसे मैं जीएस का कंटेंट भी बहुत यूज़ करती थी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का कोशिश करती थी। फॉर इंस्टेंस जैसे जो जेंडर से रिलेटेड केस स्टडीज़ हैं, तो हम उसमें रेकमेंड करते हैं कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी वाला recommendation हमेशा होता है। तो आई वुड ऑल्सो मैंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ पॉश एक्ट इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी इज देयर, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कैन एक्चुअली फेच यू मोर मार्क्स। एंड एथिक्स में इन जनरल जो मेरा आइडिया है कि वाई आई वॉज एबल टू स्कोर more marks, and I mean decent marks, and what is working is it has to come from your heart. थोड़ा सा फ्लो होना चाहिए एथिक्स के आंसर्स में। लास्ट ईयर व्हाइल आई वाज राइटिंग मेंस पेपर, आई रियलाइज कि आई डिड नॉट हैव मेंटल ब्लॉकेड एट even one point in the entire exam। मैंने एक बार स्टार्ट किया और कंप्लीट एग्जाम पेपर होने तक कहीं पे भी कोई भी स्टॉप या गैप नहीं था, तो वो फ्लो नेचुरली रिफ्लेक्ट हुआ था आंसर्स में। द आंसर सीम्ड वेरी नेचुरल एंड दे सीम्ड कि हाँ, मेरे को अच्छा अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स का, इशूज़ का, तो दैट परहैप्स फेच्ड मी मोर मार्क्स। This was basic idea about all the papers. Apart from that, there was one strategy that I used to follow for completion of paper. So for me, writing speed and handwriting were never an issue. That were fair enough for me. Still, I used one thing that has helped me. जैसे ही पेपर मिलता था, generally 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, तो उसको में पीपल जनरली उस पीरियड में दे गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर, दे सी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस पूरा 1 to 20 तक। इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि मेरा पेपर सॉल्व करने का अप्रोच स्ट्रैटेजी ये था कि मैं GS 1 to 3 में 15 मार्कर्स पहले करती थी और GS 4 में आई यूज्ड टू डू केस स्टडीज फर्स्ट। तो जो पहला 15 मार्कर है, जैसे ही मुझे पेपर मिला है, आई वुड रश टू दैट क्वेश्चन एंड आई वुड मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर में ही मैं लिख लेती थी। और 2-3 क्वेश्चन जनरली उस 5 मिनट में मैं स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बना लेती थी। तो उतना जैसे ही फिर मेरे को आंसर शीट मिलेगा, आई वुड स्टार्ट राइटिंग दोज आंसर्स, और जो मेरा थिंकिंग वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा। So this was one strategy. Similarly, case study में I was able to read one case study well and उसका भी कुछ parts का मैं structure बना लेती थी, तो वहाँ पे I could save time. So मेंस में यही है कि आपको अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है अपना जो भी बेसिक कंटेंट प्रिपेयर किया है। ऐसा कंटेंट प्रिपेयर करिए जिसका यूज़ वैल्यू ज़्यादा हो, उससे रिविजन में भी इजी होगा, कंटेंट से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। और अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को आप थोड़ा सा अगर इम्प्रूव कर पाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से जो लिमिटेड कंटेंट है उसमें ही बेटर आंसर्स निकाल पाएंगे। तो लिमिटेड टाइम जब होता है मेंस के लिए, तो दैट बिकम्स हैंडी, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, ऑप्शनल भी है, ऐसे भी है, देन यू हैव लैंग्वेज पेपर्स ऑल्सो। तो डोंट इग्नोर एनी टॉपिक, प्रिपेयर बेसिक कंटेंट फॉर ऑल ऑफ इट। कंटेंट ऐसा प्रिपेयर करिए जो सब जगह यूज़ हो पाए, और आंसर राइटिंग पे स्पेसिफिकली फोकस करिए, और ये आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मेरे केस में ये था कि मुझे रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं जनरली जल्दी थोड़ा सा भूल जाती थी। तो I would focus more on revision and content consolidation because I realized कि answer writing is not an issue for me if I know the content well. अगर आपकी strength दूसरी है और आपकी weakness ये है कि आप अच्छे answers में थोड़ा सा शायद hesitancy हो रही है या थोड़ा सा इतना flow में answers नहीं आ पा रहे, तो आप शायद writing पे ज़्यादा focus करेंगे। आपका strength mains हो सकता है, तो आप प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अगर आपका स्ट्रेंथ प्रीलिम्स है तो आप शायद मेंस पे फोकस करेंगे। तो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपना एक प्लान बनाइए, अपना एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी राइटिंग स्टाइल को समझिए, टॉपर्स के आंसर कॉपी से उनके राइटिंग स्टाइल को समझिए कि
क्या किस में मार्क्स रिवॉर्डिंग है, और जो भी, क्योंकि सबकी राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल में मार्क्स आ रहे हैं, तो जो भी राइटिंग स्टाइल आपके राइटिंग स्टाइल से अलाइन हो रही है उस पर फिर वर्क कीजिए, एंड दैट can work perfectly well for you. If I've missed upon something, this was my strategy in general, and in a nutshell, if I've missed upon something and if there are some queries that did not get resolved, so you can always mail me. My email ID would be mentioned by DKT in their comments section, and I would like to thank DKT once again for providing this platform. It's a wonderful platform. This is one place from where I have started my preparation. I've literally went through a lot of topper strategies, and जो basic idea exam का मुझे मिला वो यहीं से मिला, and that is the reason since I went through a lot of topper strategies, at no point in my preparation I was confused कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, because that was one understanding that got built about the strategy and the exam in general. So this was my strategy about mains in a nutshell, and if I've missed upon something or you have some query that got unresolved, you can always mail me. My email ID would be mentioned in the comments section of DKT, and I would also like to thank DKT once again for providing me with this opportunity to share my strategy. It's a wonderful platform, and that gave me a basic insight about the examination in general, and that was the reason I was nowhere lost in my journey. Thank you so very much, and all the very best to all the aspirants who are going to write this examination in future. I hope you come out with flying colors. Thank you.